हर चीज़ का, हर शख्स का, हर शय का एक रंग है, और वो वक्त आता ज़रूर है जब रंग नुमाया हो जाते हैं या उतर जाते हैं। रंग सफ़ेद जो फीफा विश्व कप फाइनल में पहुंचने वाले अर्जेंटीना और फ्रांस दोनों के झंडे पर है। उसकी अच्छी और बुरी बात यह है कि उस पर जो चढ़ा दो वो रंग चढ़ जाता है। ऐसी तरलता सफ़ेद रंग में है, पर कैसे इसने भी नए अर्थ ले लिए। अजीब रंग था मजलिस का, खूब महफिल थी, सफ़ेद पोश उठे काएं काएं करने लगे। होते हैं कई रंग पुरसुकूं, कुछ चटक मटमैले धूसर, कुछ मालूम नहीं कि रंग बेशर्म होते हैं या नहीं, पर कुछ लोग ज़रूर होते हैं। 3 ताल का 114वां एपिसोड ताऊ बाबा और सरदार की ओर से जय हो। जय जय हो, हो, जय हो। जय हो। रंग बातें करें और बातों से खुशबू आए। आपने देखा वैसे वो वीडियो जिसके रंग की बड़ी चर्चा है? अरे बहुत मजा आया मुझे देख के, वीडियो देख के नहीं, गाना बहुत अच्छा है। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा गाना है। लेकिन वीडियो देख के हमको एक बात समझ में आ गई कि पठान बहुत पिटी हुई फिल्म निकलेगी। फिल्म ना चलेगी। हाँ, वो गाना ही अगर शाहरुख खान के फैंस देखेंगे और दीपिका के कुछ फैंस नहीं देखेंगे और मामला यहीं पे खत्म हो जाएगा। नहीं, क्योंकि फिल्म में नया कुछ नहीं है, गाने में चुंबकत्व भी नहीं है, वो खींच नहीं रहा है। क्योंकि अक्षय कुमार वो कई बार कर चुके हैं। हाँ, एग्जैक्टली। अपने से आधी उम्र के लड़कियों के साथ हाँ, पहले हम देख चुके और वही नीले शर्ट, नीला एक्वा थीम पे बना हुआ सब हाँ। कुछ मामला, तो बहुत ही रिपीटेड लगता है। और सडनली अंग्रेज लोग नाचने लगते हैं। का जो टाइटल सॉन्ग है ना गोलमाल का, गोलमाल का टाइटल सॉन्ग ऐसा ही है लगभग लगभग देखने में। नहीं, ये सही है। भारतीय फिल्मों में अचानक अंग्रेज नाचने लगते हैं, पता नहीं। हाँ, वो पीछे में सब स्वतः स्फूर्त अलग देशों के लोग होते हैं प्रेरणा से वो नाचते हैं। डांसिंग उनके यहाँ गानों में गाने नहीं होते ना उनके यहाँ फिल्मों में। और ये शर्ट उतार देते हैं, फिर शर्ट पहन लेते हैं। हाँ। जितनी देर के लिए वो प्लास्टिक वाला लगाया होगा उन्होंने, 6 पैक वो चुभता होगा ना बहुत। हाँ, ये क्या ऊपर से लगा रखा है पेट के पहने ऊपर। हुए हैं। अच्छा, आप लोग आजकल 12:30 बजे तक जाग पा रहे हैं? मतलब मैचेस चल रहे हैं, रविवार को फाइनल है अर्जेंटीना फ्रांस। बाबा तो खुश होंगे अर्जेंटीना पहुंच गई। हाँ, अब तो जीते ना जीते अर्जेंटीना फाइनल खेलेगी, हम इसी में गदगद है। जीत भी सकती है। तो हाइलाइट्स देख रहे हैं कि जाग के देख रहे हैं मैच? नहीं, देख रहे हैं जाके, क्या बताए, नॉकआउट के बाद से थोड़ा सा हम नहीं देख रहे हैं। मोरक्को मैं भी और highlights ही फ्रांस और मोरक्को निपटाया अभी। संडे मेरा जागने का है प्लान। 15 मिनट बचे थे जब मोरक्को के प्रशंसकों ने रोना शुरू कर दिया था। और मतलब फ्रांस के झंडे पैचेस की तरह दिख रहे हैं, जैसे आपने कोई सफ़ेद कुर्ता पहना हो और उसमें कहीं कहीं पर नीले फूल छपे हुए हों। उस तरह से स्टेडियम में फ्रांस के लोग झंडों के साथ मौजूदगी में थे, वरना स्टेडियम वाज रेड। हाँ, क्योंकि मोरक्को को एक मुस्लिम सिंबल के रूप में यूज किया गया ना। बिल्कुल। कुछ बड़े बड़े महान लोगों ने ये भी लिख दिया कि इस्लाम की जीत है, लेकिन उस दिन नहीं लिखा कि हार हो गई। खैर, दंगे हो गए फ्रांस में। मैंने प्रेडिक्ट यही किया था इस्लाम की जीत जैसा चला, लेकिन बाद में फिर कमर के नीचे कौन जीतेगा कौन हारेगा पता नहीं, पेरिस में दंगे जरूर होंगे। जो हो गया, एक कमर और के नीचे की एक बहुत ही मुसलमानी बीमारी जैसा मोरक्को का एग्जिट हो गया। एक और रंग चढ़ा हुआ है लोगों पे, अमेरिकी रंग है, चैट जीपीटी उसको कहते हैं। और वो जिन्हें नहीं मालूम है यार, तुम लेकिन ये बताओ। हम लोग ये रंग वाली बात कर रहे थे। मैं जो है एक व्यक्ति जिनको मैं फाइनेस्ट अमॉन्ग मैन कहता हूँ, नरों में उत्तम, मिश्रा ही हैं। अच्छा मैं भी वही बोला। वो यार गजब के आदमी, एकदम इतना वो मतलब गुदास्थल से सिकुड़े हुए हैं कि बहुत मुश्किल होती होगी उनको। बचपन में मैंने सुना कि वो खेतों में नहीं जाते थे। अच्छा। हाँ हाँ, घर में टॉयलेट उनका बहुत पहले बन गया था, क्योंकि खेतों का रंग हरा होता है। अच्छा। और बहुत कठिन हो जाता था उनके लिए कुछ भी करना। केसरी भात नहीं खाते हैं, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में गए, केसरी भात नहीं खाया, नहीं केसरिया को मैं खा कैसे सकता हूँ। बहुत अवॉइड करते हैं, मतलब लड्डू मोदक इत्यादि भी अवॉइड करते हैं। बताइए। हरे रंग की जैकेट पहन के, कलर ब्लाइंड नहीं है वो, फिर भी हरे रंग की जैकेट, लाल टीका लगा के, और किसी भी बात पे उत्तेजित हो जाते हैं। ये जो प्रतिस्पर्धा चली है ना कि कौन सबसे बड़ा हिंदू है, कौन कल्चरल जो हमारा हेजेमनी है उसको टट्टी थाली में ऊपर करते होंगे उठाएगा। हमको लगता है। बहुत
बवासीर का इलाज जो है ना होना ही चाहिए। तो वो चैट जीपीटी की मैं बात कर रहा था, नहीं मैं हम पूछूंगा उनसे। उसके पहले हम ये पूछना चाह रहे थे कि तुमने वो गाना देखा कि नहीं शाहरुख वाला? नहीं, मैंने नहीं देखा है अभी। मैं एक्चुअली सोच रहा था कि मैं देख रहे था, मतलब बगैर देखे वहीं से टिप शुरू की। विनोद कर रहा है ये। मैं फोन पे नहीं देखना चाहता हूँ उसको। हाय 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 हाय, एकदम चाह रहे हैं कि प्रियंका इनके बराबर दिखें। प्रियंका कहाँ है उसमें? अरे दीपिका है। प्रियंका बैठना कि 4-5 गाना कह चुकी हैं, तो अब वो कंफ्यूजन तो रहता ही है। लोगों ने तो यहाँ तक लिख दिया है कि भाई दीपिका की पादुकोण प्रियंका चोपड़ा बनने की कोशिश क्यों कर रही हैं? दीपिका ही रहो। पर गाना जो है वो कानों में सुनने के लिए घुलने वाला है। हाँ, वो घुलने वाला है, वो उसके शब्द भी उठाए हुए हैं। अच्छा, बाय द वे, कला फिल्म के गाने आप लोगों ने सुने? उसमें भी गाने मैंने सुने। पठानों में गाना राजा वाला मामला है। हाँ, क्योंकि वो क्या है कि वो एक साउथ अफ्रीका में, मतलब कोविड के टाइम में ही बहुत एक नया जॉनर उभर के आया। अमापियानो बोलते हैं उसको, बहुत पुरानी चीज है वैसे, जिसमें अमापियानो। तो उसका बहुत एक नया भारत में एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया है। बढ़िया गाना है, ट्यून जो है पूरी तरह से उठा ली है उन्होंने। एक अमापियानो गाना फ्रेंच सिंगर जैन ने गाया था। मिरियम मकेबा साउथ अफ्रीका की सिंगर होती है, उनको श्रद्धांजलि के रूप में, तो वो पूरा ही उठा लिया। क्या नाम लिया है ताऊ ने आज हमारी बहुत प्रिय मिरियम मकेबा। वो क्या क्रांतिकारी, उनका एक गाना है, कभी यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, काउलेजा ममा। कौन भाषा की? साउथ अफ्रीकन गाने हैं ये। और काउलेजा जो है वो बेसिकली ये है कि रन मदर रन, क्योंकि लुटेरे आ रहे हैं, घर लूटने के लिए आ रहे हैं, तो अब तुमको खुद को बचाना है। तो वो गाना ही है काउलेजा मामा काउलेजा। तो माबेका को उन्होंने, जैन ने गाया था, उसकी पूरी बीट को उठा लिया और हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों को, इश्क वालों करके। पर धुन अच्छी है, अगर आप सुनेंगे तो फिर वो आपको, जिसको ईयरवर्म बोलते हैं, कानों में वो घुल जाएगा और बीमारी पैदा कर देगा एक। तो कला का कोई गाना खास पसंद आया आपको? उसके म्यूजिक एल्बम की बड़ी चर्चा है। बड़ी चर्चा है, पर नहीं, गाने मैंने सुने नहीं है उतनी। कला के नहीं सुने? नहीं, उतनी बार नहीं सुने। मुझे फिल्म देखने के दौरान सुने और उसके बाद मैंने सुने नहीं। तो मैं गाने की क्वालिटी पे चर्चा नहीं कर सकता, उस समय मैं दूसरी चीजों में। मुझे ताऊ जो फिल्में नहीं पसंद आती, मैं अमूमन उनके बारे में नहीं लिखता हूँ, लेकिन मैंने बढ़िया थपकी और गेरू वाली मिट्टी लेकर के अभी तड़का और कला दोनों को धोया है। एक अच्छी भली फिल्म को भूतिया बना करके, अननेसेसरी के शॉर्ट्स, अननेसेसरी के संवाद डाल करके ऐसा कचरा किया गया है कला का, है ना। क्यों से शुरू करके उसको क्यों से शुरू किया है मुझे समझ में नहीं आया। उसका क्या कारण? पता नहीं कौन टोटका ये लोग किए हैं, फिर भी बचा नहीं पाया उस फिल्म को। 2 कौड़ी फिल्म बन के बनी है। आप ये सोचिए कि मतलब कुमार गंधर्व को भी नए सिरे से गाने की कोशिश की, लेकिन उसमें कोई वो नहीं अच्छा लगा, है ना। वो बहुत ही चिरकुटांत है। मुझे वो सबसे खराब इनफैक्ट गाना वही लगा। आप ये सोचें कि हम ये सवाल उठा करके बात कर रहे हैं कि कला का म्यूजिक आपको कैसा लगा, मतलब इसके ऊपर लगता है कि चर्चा हो सकती है। जीता हुआ संगीत नहीं है, अभी दो राय है कि कैसा लगा ना। अच्छा ही लगा वाले नतीजे पे आप पहुंचे नहीं हैं। फिल्म संगीत पे है और संगीत कानों में रुक नहीं रहा है, स्मृतियों में रुक नहीं रहा है। आप याद कीजिए, सुभाष घई की फिल्म आई थी ताल, है ना, और उसका उन्होंने टाइटल लिखा था। वो ताल के नीचे जहाँ पे पोस्टर पे टाइटल था, उसके नीचे लिखा हुआ था द बेस्ट म्यूजिकल जर्नी ऑफ माई, मतलब ऐसे करके कुछ उन्होंने लिखा था कि भाई मेरी सिनेमा यात्रा का सबसे संगीतमय पड़ाव ये है। और ताल भी कई लोगों को वो फिल्म पसंद नहीं आई, कई लोगों को वो अच्छी नहीं लगी, लेकिन ताल का संगीत अभी भी लोग सुनते हैं। मतलब ताल का फिनोमिनल संगीत था। A.R. रहमान का म्यूजिक और सुभाष घई का निर्देशन। फिल्म नहीं चली, फिल्म उतना अच्छा नहीं कर पाई जितनी अपेक्षा थी, लेकिन संगीत लोग अभी तक सुन रहे हैं। तो कला तो इस मामले में, और ऐसी एक वो क्या कहें उसको, नाम उसका तड़का रखा है, नाना पाटेकर उस पर काम कर रहे हैं और तमाम सारे अच्छे कलाकार उसमें हैं, लेकिन 2 कौड़ी का तड़का है। इतना फिल्म है। हाँ, फिल्म है, खाने पे फिल्म है, इसलिए नाम तड़का है और बहुत ही एवरेज है।
तो चैट जीपीटी पे थोड़ी सी बात करनी है, क्योंकि वो अभी तक का एआई का और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे रिफाइंड रूप कहा जा रहा है, क्लेम किया जा रहा है। और उसमें आप चैट कर सकते हैं, उससे चैट करते हुए लिख करके उसको बता सकते हैं कि क्या तुम मेरे लिए ये कर सकते हो, और वो आपके लिए कस्टमाइज्ड रिजल्ट दे सकता है। गूगल क्या करता था यही काम, कि वो गूगल अपना सर्च करता था और आपको एक बहुत सारे रिजल्ट्स की एक सूची दे देता था, और आपको तय करना है कि आपको कौन सा रिजल्ट सूट कर रहा है। आप उस पर क्लिक करें, देखें और अपने काम की जानकारी निकालें। लेकिन आप इसको बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ पूछ सकते हैं और ये उसी तरह की एक स्पेसिफिक जानकारी आपको जवाब में दे सकता है। तो इसके साथ कुछ प्रयोग आप लोगों ने किए क्या? मतलब मैं देख हमने रहा उससे रैप वैप लिखवाने की कोशिश हाँ। की हिंदी में, जो हमको बहुत मतलब हाँ, वो रैप औसत- उतने अच्छे नहीं हैं। औसत से हाँ, नीचे। हाँ। फिर कविता भी करवाने की कोशिश की, उसमें भी मज़ा नहीं आया। एक आध उससे छंद लिखवाने की कोशिश की, एक आध उससे फिर हमने कहानियाँ लिखवाने की कोशिश की। हमने उससे पूछा कि भाई तुम खबरें वबरें लिख सकते हो? तो उसने कहा कि मैं बिल्कुल जर्नलिज्म समझता हूँ और खबरें वबरें लिख सकता हूँ, लेकिन लिखिस नहीं अच्छा। अच्छा। हाँ, तो अब ये इतना मालूम दे रहा है कि बातें अच्छी कर लेता है, काम अभी उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि 2001 तक का ही डेटा उसमें, 2000 हाँ, पुराना, हाँ, 21 तक का या पता डेटा, नहीं 21 तक का डेटा 21 है, तक हाँ। का डेटा है उसके पास। उसके बाद का अपडेशन भी नहीं है उसके पास अभी। लेकिन चीज एक है बहुत- वो, हाँ, मतलब अगर वैसी वो है। उसमें और जैसे इवॉल्व होता जाएगा ना, ये तो अभी तो शुरू हुआ है। हाँ, क्योंकि और जब अभी वो ये कह रहा है इवॉल्व कि होगा वो तो बहुत फिर ही शुरुआती स्तर पे है। एक बहस जो उसके इर्द गिर्द शुरू हो गई है वो ये हो गई है कि उसका तत्काल प्रभाव से तुलनात्मक विवेचना गूगल के साथ लोगों ने शुरू कर दी है। गूगल की अपनी खूबसूरती है और ये अभी गूगल के समकक्ष पहुंचने में थोड़ा सा इसको समय लगेगा। हालांकि जब ये पहुंचेगा तो बहुत अच्छा करेगा। मुझे लगता है कि गूगल से बेहतर कर रहा होगा, क्योंकि ये नीट एंड क्लीन होगा बहुत सारे मामलों में, क्वालिटी कंटेंट को ही पिच कर रहा होगा। सर्च पेज में ब्रांड, वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं रह जाएंगी जैसे कि गूगल में होती हैं। लेकिन गूगल में क्या है कि वो आपको हर बार एक ही कीवर्ड के ऊपर एकदम नए नए ऑप्शंस दे रहा है, बहुत ही लेटेस्ट और बहुत ही पॉपुलर ऑप्शंस दे रहा है, कुछ घंटों पहले तक की लिखी हुई सामग्री दे रहा है। तो गूगल का सर्च उस हिसाब से बहुत अद्यतन है, आपके साथ साथ चल रहा है। ये साथ साथ चलने वाली चीज़ अभी बिल्कुल है नहीं। तो ये जाड़े का कपड़ा है, जैसे जाड़े में ज़रूरत हो तो निकाला जा सकता दूसरा पर ये सर्च प्रोडक्ट नहीं है ना। है। ये सर्च प्रोजेक्ट, हाँ, सर्च प्रोजेक्ट। आप बिल्कुल। पहले आपको कहा जाता था कि भारत रूस संबंधों पर एक लेख लिखें, तो आप भारत रूस संबंधों को गूगल पर सर्च करते थे, 15 डिफरेंट तरह के लोगों की बातें पढ़ते थे, डेटा देखते थे, सब जो स्रोत जहाँ जहाँ जो भी बिल्कुल। सोर्स है, फिर आप एक लेख लिखते थे। चैट जीपीटी को आप कह सकते हैं कि भारत रूस संबंधों पर एक लेख लिखो। हाँ, वो इतने वर्ड्स का 20-25 लेख पढ़ करके वो आपका ये काम लिखने वाला कर देगा। लिखने वाला कर देगा। ये अच्छी बात नहीं है। हमने टीम में लॉन्डोस कह दिया है कि अपना अपना देख लो। असाइनमेंट लोग जो कॉलेज में असाइनमेंट्स और होमवर्क जो होते हैं, अब वो उसके लिए मेहनत जो है वो आने वाले कुछ साल में कोई नहीं करेगा। हाँ, लेकिन ये बहुत नुकसानदायक है। वही, ये इतना नुकसानदायक है कि अगर आप जो बेसिक एसेंस ऑफ लर्निंग है उससे भी अपने आप को फारिग कर लेंगे तो फिर आप पूरी तरह से इनके गुलाम बन के रह जाएंगे और निर्णय भी आप नहीं ले पा रहे होंगे, क्योंकि दरअसल आपको उस चीज़ की नॉलेज है नहीं जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। आपके लिए बाबा मैंने ख़ास तौर से उससे लिख के हिंदी में पूछा, गुलजार शैली की प्रेम कविता लिखो। अच्छा। तो उसने लिखी है और उतनी ही ख़राब है। मैं तेरी मोहब्बत में हूँ खुदाया, तेरी आँखों की रोशनी में हूँ बिनाया, तेरी हसीन आवाज़ के साथ मैं हूँ बिकाया, तेरी महकती सूरत के साथ हूँ मिलाया। ये चैट जीपीटी ने लिखा है। गुलजार काश कोई इसको गुलजार को भेज दे कि देखो तुम्हारी हैसियत कैसे बेपर्दा हुई। लेकिन लोग सेल्स पिच पूछ रहे हैं, मतलब इस तरह से प्रोफेशनली भी लोग कि ये एक प्रोडक्ट है और मैं इसको कैसे सेल कर सकता हूँ। लिख नहीं पाए, लेकिन गुलजार जैसा है नहीं है। नहीं है। हाँ, इंग्लिश में वैसे ठीक ठाक लिख लेता है। हाँ, जहाँ तक एक्सपेरिमेंट्स मैंने देखे हैं वो इंग्लिश में ठीक ठाक एक लिख लेता खुशबू है। का झोंका मेरे मुंडेरों से, ऐसे कुछ लिखना चाहिए था इसको। झोंका मुंडेरे, मेरा दिमाग का एक सफहा उड़ता चला। हाँ। लेकिन वो अच्छा, एक राइटर हैं जानने वाले, तो उन्होंने उसमें लिखा कि मैं कहानी लिख रहा हूँ और उसमें कहानी का जो किरदार है
उसकी ना बहुत ही अजीब सी बैक स्टोरी बनानी है। तो मैं ChatGPT को उन्होंने लिखा कि मैं आपको कुछ कीवर्ड्स दे रहा हूँ और इसकी एक बैक स्टोरी बना दें। कीवर्ड्स में उन्होंने कुछ कुछ लिखा, महल, राजसी, इस तरह की कुछ चीज़ें, गुस्सा, बदला, और उसने बना के एक बैक स्टोरी दे दी जो इतनी बुरी नहीं थी, मतलब जिसमें थोड़े ही संशोधन करके उनका काम चल गया। हाँ, तो वही उस होने लिहाज वाला से है। कि मतलब आर्ट को भी अभी तक सर्च और ऐसे वाली जो बात हो रही थी, बट आर्ट को भी रिप्लेस करने की, एक आर्ट के लिए भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात ये शुरू हो गई है। नॉर्मली ये हाँ, था कि सब कुछ आप फैक्चुअल चीज़ें और कंपाइलेशन ये का BTS इस्तेमाल भी कर लेंगे। इंसान की एक कला ही है, लेकिन ये कला को जीतने वाली कला बनाने की कोशिश की जा रही है। हम बहुत ओल्ड स्कूल हैं इस मामले में, और कुछ चीज़ों में हम इन चीज़ों के साथ कुछ मामलों में हम खड़े होते नहीं हैं। जैसे ब्रायलर के कॉन्सेप्ट के हम खिलाफ हैं, ना कि किसी चीज़ की खेती करके आप उसे तैयार कर दें, लैब में तैयार करके आप उसको प्रोड्यूस करते हैं। हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन के पक्ष में कतई नहीं रहते हैं, अनलेस अनटिल वो बहुत ही प्रूवन हो और उससे आप किसी भयंकर डिसऑर्डर से गुजरने के लिए उसको मेडिकल साइंस में ट्रीटमेंट के तौर पे इस्तेमाल कर लें। मान लीजिए एक फैमिली है जिसको कि डायबिटीज़ होनी है, चाहे वो पैदा होते ही केवल पालक खाए। तो इस तरह की फैमिलीज़ में अगर आप जेनेटिक मॉडिफिकेशन से जीनोम सीक्वेंसिंग में खिलवाड़ करके कुछ माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इन सबको, मतलब लाइफ सेविंग चीज़ हो तो आप कर लो आप प्रकृति उनके से छेड़छाड़, भविष्य की संततियों से उसे गायब कर दें आप, तब वो समझ में आता है कि हाँ ठीक है। कैंसर की किसी फैमिली में हिस्ट्री अगर है, उसको अगर आप रिजॉल्व कर लेते हैं, किडनी को लेकर के है, कोई मेंटल डिसऑर्डर किसी एक विलेज का है, उसको आप उससे ठीक कर लेते हैं, उन सब चीज़ों में ठीक है। हालांकि मैं मानता हूँ कि वो भी ठीक ना हो तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि नेचुरल बैलेंस हमेशा ही ऐसे ही आता है कि कुछ लोग फिट होते हैं, कुछ लोग आधे फिट होते हैं, कुछ लोग एकदम ही फिट नहीं होते हैं, और उसी से जनसंख्या का संतुलन जो है बना रहता है, व्यावसायिक भी, सामाजिक भी और संख्यात्मक भी, हर तरह से। क्रिकेट टीम की याद आ गई। संतुलन कुछ लोग पर क्या है कि जो भी ChatGPT हो या आपका जीन एडिटिंग हो, इसका दुरुपयोग ही होता है। हाँ, होना दुरुपयोग ही है। तो इसका दुरुपयोग होगा। जीन एडिटिंग चाइना वाले अपने, अकॉर्डिंग टू वन अमेरिकन एक्सपर्ट, चाइना के सोल्जर्स पे की जा रही है कि उनको निडर बना दो, कुछ ऐसा जीन एडिटिंग करो कि उसको दर्द ना हो। अब से 25 साल पहले एक फिल्म आई थी यूनिवर्सल सोल्जर, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। हाँ। मुझे वो फिल्म याद आती है जब मैं ये चाइना की और बाकी जगहों की कहानियाँ सुनता हूँ। अमेरिका भी सुना है कि इस तरह के प्रयोग कर रहा है कि कैसे आप बिना थके युद्ध क्षेत्रों में या स्पेशल असाइनमेंट्स पे काम करने वाले लोग तैयार कर सकें, जिनको कि इमोशन और थकावट और दया, ये सारी चीज़ें गौर हो जाएं, वो बेसिकली हाई ऑन समथिंग हो जाएंगे, और वो फिर उस इकोसिस्टम में जो कमांड है उसके अनुरूप वो परफॉर्म करते रहेंगे। तो 14 घंटे 16 घंटे वो लगे हैं तो लगे ही हैं, या और लंबे समय तक लगे हैं, और उनको कोई ना दर्द हो रहा है, ना थकावट हो रही है, ना आंसू आ रहे हैं, कुछ फील नहीं हो रहा है, केवल वो हत्याएं, हिंसाएं करते आ रहे हैं, टास्क पूरे करते जा रहे हैं। लड़ने लायक रोबोट नहीं बना सके तो इंसानों को रोबोट बना देते। हाँ। बहुत इनिशियली हुआ था जब फ्रंटल लोब के बारे में पता चला कि ये जो है आदमी की सोच विचार की क्षमता में बहुत क्रिटिकल है, तो बहुत सारे लोगों के फ्रंटल लोब निकाल दिए मजदूरी करने के लिए कि वो बस उसको लगा दो काम पे, वो करता रहेगा। सर्जरी के एक्सपेरिमेंट से जब शुरू हुआ कि आप ये कर सकते हैं, तो मनुष्य ने पहला काम यही किया कि ठीक है, इन मजदूरों के फ्रंटल लोब निकाल दिए जाएं और इनको काम पे लगा दिया जाए। हालांकि अब ये थ्योरी आ गई है कि केवल दिमाग से आदमी नहीं सोच रहा है, और हार्ट की सारी जो मस्कुलर कंस्ट्रक्ट है आपके हृदय की, उसमें एक मेमोरी मतलब सेव करने का एक, और इंसिडेंट्स पे रिस्पॉन्ड करने का उसका एक, तो वो डिफरेंट अलहदा पेट में है, पेट में भी दिमाग होता है। हाँ, लेकिन दिल में तो प्रूव हो गया। आदमी के स्टमक में दिमाग है, माथे में दिमाग है, दिल वाले में मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ। नहीं, अभी क्योंकि ये अभी स्टडी आई है, अभी 3-4 दिन पहले आई है, और ये साबित हो लिया है कि दिमाग की तरह दिल के पास अपना
सोचने का एक सिस्टम system है, है। सोचने का पूरा नहीं, सिस्टम है। फ्रंटल लोब निकालने से आदमी सोच सकता है। पीछे तो सब कुछ दिमाग जहाँ Critical क्रिटिकल thinking। है वो तो होता ही है, लेकिन ये दिल रिस्पॉन्ड भी करता है। पर फ्रंटल लोब निकालने के बाद आप किसी को ये कह सकते हैं कि यहाँ से बल्ला उठाना है और वहाँ रखना है, और शाम में उसको 2 रुपये दे सकते हैं, वो लेके जा सकता है। वो एक इसमें हार्ट वाले में लेकिन एक चीज जो मैं और ऐड कर दूं साथ साथ कि इसमें जो एक खास चीज है ताऊ, वो ये है कि ये जो सारी की सारी मेमोरी है, अब इसको इसलिए डायग्नोसिस में इस तरह से लिया जा रहा है कि मान लीजिए किसी को बहुत अवसाद हो गया है, किसी घटना से बहुत ठेस पहुंची है, तो आप उसका मेंटल हेल्थ का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। बावजूद इसके आप पाते हैं कि वो मतलब मानसिक रूप से तो व्यवस्थित हो गया वो व्यक्ति, लेकिन उसको हार्ट अटैक हो गया या उसका दिल कमज़ोर ही होता गया। तो अब ये समझ में आ रहा है कि 2 मेमोरीज पे काम करना पड़ेगा। केवल मेंटल हेल्थ वाले मामले से, अवसाद से आदमी निकलेगा नहीं, उसके हार्ट में जो अवसाद बैठ गया है उसको भी निकालने की दिशा में काम करना पड़ेगा। तो बहुत पुरानी थियरी थी ना, लोग कहते थे दिल में और दिल दिमाग, बैठा जाता ना? है ये। हाँ। तो हम लोग अभी कहते हैं अरे यार ये क्या बात है, दिल तो टुल्लू है, पंप है घर का ना पाइपलाइन में पानी सप्लाई करने के लिए। वो बात उसके आगे जा चुकी है। गुलजार ने या किसने लिखा था, दिल तो बच्चा है जी, आज बाबा ने कहा दिल तो टुल्लू है जी। बाबा जी का टुल्लू। अच्छा, कई बच्चों का नाम मैंने सुना है टुल्लू। टुल्लू, हाँ टुल्लू। टुल्लू मामाओं के नाम होते हैं अक्सर। वो कभी बच्चे थे। वो एक जेसी पिंकमैन, ऐसा नहीं कि मामा बने तुमका नाम रख देगा, अच्छा तुम मामा बन गए आज से तुम्हारा नाम टुल्लू। जेसी पिंकमैन जाते, वो कौन सा शो है, वॉल्टर वाइट वाला, तो उसमें जेसी पिंकमैन को एक असाइनमेंट होता है, वो उनकी टेस्टिंग हो रही होती है, तो एक कमरा है जिसमें 2 हाई लोग हैं, चिट्टे पर हाई, और उनसे उनका माल लेकर के आना है। तो वो कहता है उनके पास बंदूक भी है, तुम कैसे जाओगे? तो कहता है कि ये स्मैकची है, मैं इन्हें जानता हूँ। और वो जाता है, एक गाड़ी से वो निकालता है बेलचा और उसके घर के सामने खोदने लगता है। तो अंदर से वो आता है कि दिस इज़ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड व्हाट आर यू डूइंग। पर वो चूंकि हाई है अंदर वाला, तो वो देखने लगता है और कहता है कि हाउ डीप आर यू लुकिंग? तो बोलता है आई डोंट नो, मे बी 5 फीट 6 फीट। तो बोले यू वांट टू डू दैट? तो वो उसको बेलचा पकड़ा देता है, और चूंकि वो आदमी हाई है, उसका फ्रंटल लोब काम नहीं कर रहा है, और वो खोदने में लग जाता है। 1-1.5 घंटा वो खोदता रहता है। वो आराम से अंदर जाता है और जो उसको डील करनी थी, वो पैकेट लेके आना था, वो लेके चला आता है। तो वो कितना अच्छा तरीका है कि बेवकूफ़ बनाने के लिए, चूंकि वो हाई था और उसे मालूम था कि साइकी क्या होती है, क्योंकि वो खुद एक यूज़र रहा था उसके। नहीं, वो तो होता है। बंगाली का गाना मैं पहले भी कह चुका हूँ, एक बांग्ला गाना है नचिकेता का, रेलाइने बॉडी देबो माथा देबो ना। मैं रेलाइन पे बॉडी दूंगा, माथा नहीं दूंगा। मतलब शरीर ले लो, हाँ, मेरा दिमाग मत लो, है ना। मानसिक गुलामी नहीं करूंगा, हाँ शारीरिक गुलामी कर लूंगा। जैसे बिहार में अभी कोई 53-55 लोग मर गए जी, क्योंकि सरकार का कहना है, हाँ 56 हो गए हैं शायद। 56 हो गए हैं, वो सरकार का कहना है कि तुम अपने आप को शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचा सकते, है ना। और सरकार के लोग जो है मानसिक नुकसान अपने आप को पहुंचा रहे हैं। हाँ, और ये मानसिक गुलामी है। शारीरिक नुकसान पहुंचा सकते हैं कि नहीं पहुंचा सकते हैं, व्यक्तिगत फैसला है। अगर कोई और इसको तय करने लग जाए कि तुम अपने शरीर को मेरे हुक्म पे कोई शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचाओगे, तो ये मानसिक गुलामी की तरफ ले जाता है। ये होता है ना, जब देखो, जब आपका राजा ही गांजे के नशे में, नहीं ऐसा ही होता है। हाँ। मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं कह रहा हूँ, पर यह है कि बिहार में मैंने कल ऐसे लिखा था कि वहाँ की समस्या मिलावटी शराब नहीं है, वहाँ की समस्या शुद्ध गांजा है, जो बहुत सारे लोगों को उपलब्ध है, जो कि ये निर्णय ले लेते हैं कि यहाँ पर फलां चीज़ नहीं बिकेगी, फलां चीज़ नहीं बिकेगी। और आज बोल रहे थे मुख्यमंत्री वहाँ के कि उनको कॉम्पेंसेशन भी नहीं दिया जाएगा, जो पिएगा वो मरेगा, उसमें कॉम्पेंसेशन इलीगल काम है। जो लॉजिकल बात कर रहे हैं वो, कोई इलीगल काम करते हुए आप अगर मर जाते हैं तो आपको कैसे कॉम्पेंसेशन दिया जा सकता है? हाँ, लेकिन लोगों को विकल्प दें। हम तो चाह रहे हैं कि स्टेट, लेकिन इलीगल आपने किया है, लीगलाइज कर देना ताऊ गांजे को, स्टेट असेंबली एक बिल पास कर। और जो शराब थी वो उपलब्ध भी आपने करवाई है, मतलब बिना आपके चाहे तो नहीं हुआ होगा ना। और सबसे बड़ी बात, स्पिरिट जो था वो थाने से गया था,
बताइए। अच्छा, ये सेम चीज़ चाइना में भी है। चोरी हो गई थी, जैसे चूहे चूहों ने गांजा बेचा। सेम चीज़ चाइना में भी है। चाइना में भी ना सुसाइड इलीगल है। रीज़न जानते हैं क्या है? डिस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। तो आज अपन किन किन विषयों पे बात करेंगे मैं बताता हूँ। सबसे पहले हवाई यात्राओं पे बात करनी है। इस महीने की शुरुआत के 10 दिनों में भारत में 4 लाख से ज़्यादा लोगों ने फ्लाइट से यात्रा की, जो कि एक रिकॉर्ड बन गया। और इसी रिकॉर्ड के बीच दिल्ली एयरपोर्ट पर अद्भुत क्राउड की खबरें आईं। मंत्री जी के दौरे हुए और ये कहा गया कि हम क्राउड मैनेजमेंट के लिए कुछ फ्लाइट्स इधर की उधर डाइवर्ट करेंगे, टर्मिनल्स बदलेंगे उनके। एक एयरलाइंस ने अपने जो यात्री हैं उनको 3.5 घंटे पहले बुला लिया। तो आज हवाई यात्राओं के हेन तेन पर बात करेंगे, हवाई अड्डों पर क्या क्या होता है। बाबा ने एक बार बताया था कि कैसे सरपेंटिसाइटिस होते हुए जब बोर्डिंग गेट तक 3 पहुंचा साल का जाए। अवार्ड लेने गए थे जी। और उड़ानों में किस तरह के किरदारों से भेंट होती है, फ्लाइट्स में कैसे वाह, कैरेक्टर्स वाह, मिलते हैं, उस पर वाह। बात करनी है। और उसके बाद फिर चीन पे बात करनी है, जिसका जिक्र मैं अभी कर रहा था। तवांग में चीन हमसे फिर से भिड़ गया। हमारा पड़ोसी है और बड़ा बिजनेस पार्टनर भी है। पर चीन या चाइनीज़ बोलते ही दिमाग में कौन सी छवियाँ आती हैं? तो चीनी समाज पर ज़्यादा बात करेंगे। समाज कैसा था चीन का और अब कैसा है, और चीन को चाय बरतना क्यों आता है हमसे बेहतर, इस पे भी। और बिज़ार खबर में लगभग 10 फीट की ऊंचाई वाला हेयर स्टाइल बना करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराने वाली महिला की बात होगी। बाल कितने लंबे हैं इसका रिकॉर्ड नहीं है, बालों के ऊपर कितनी ऊंचाई के विग लगा करके कितना ऊंचा उसको किया गया, तो 10 फीट वो है। एक क्रिसमस ट्री जैसा लगता है उसको देखें तो। और आखिर में 3 तालियों की लिसनर्स की चिट्ठियां हैं। और पहला विषय जो है वो हवाई अड्डों की और उड़ानों की मंजरकशी पे हमें बात करनी है बाबा। उससे पहले ये कि बचपन में हमारे लिए, मेरे लिए विमान यात्रा एक हसरत हुआ करती थी छुटपन में। बिल्कुल। तो बड़ा मतलब 90s में तो वैसे भी बहुत कम लोग उड़ानों में जाते थे। तो सोचते थे कि कभी बड़े होंगे तो चढ़ेंगे, और जो कोई हमारी जानकारी में कोई उतर के आता था प्लेन यात्रा करके, तो उससे पूछते थे कि दिखता कैसा है वहाँ से। और उसके बाद फिर वो हसरत पूरी हुई। मेरे ख्याल से 2010 या 11 में मैं पहली बार एक प्लेन यात्रा पे गया। इस तरह का कुछ है, मतलब आपका वो? हाँ, हम लोग कभी obsession मतलब, और हम बचपन में कभी प्लेन पे नहीं चढ़े। हेलीकॉप्टर में बेशक यहाँ पे एरो क्लब सफदरजंग में हेलीकॉप्टर पे बैठने का मौका मिला, लेकिन प्लेन पे चढ़ने का मौका नहीं मिला। और प्लेन चढ़ने का मौका जो है वो मतलब सन 2000 के बाद में ही आया। हालांकि आ गया शुरुआत में ही। पहले इतनी भसड़ नहीं थी, मतलब एयर इंडिया के सर्विसेज बहुत अच्छी होती थी। हालांकि एयर इंडिया बहुत बदनाम हुआ अपनी सर्विसेज के लिए आगे चल के कालांतर में, लेकिन बेस्ट खाना हवाई जहाज़ पे वो एयर इंडिया का था। और जेट की सर्विस बहुत ही सोबर डिसेंट सर्विस मानी जाती थी। अब से 20 साल पहले उन दिनों सहारा का भी जहाज़ हुआ करते थे, हवाई जहाज़, तो उन पे भी बैठे। बहुत प्लेयर्स नहीं थे। अचानक से फिर बीच में एक क्रांतिकारी बदलाव इससे किंगफिशर एयरलाइंस से आया था, और पहली बार एयरक्राफ्ट जो है वो लग्जरी में तब्दील हो गया था। एयरपोर्ट हिंदुस्तान के इस तरह के नहीं थे जैसे अब दिख रहे हैं, GMR द्वारा संरक्षित, देखभाल द्वारा किए जाते हुए। पहले एयरपोर्ट बहुत ही सरकारी दिखते थे। लाउंज बहुत सरकारी थे, चमड़े के और रैक्सीन के कवर वाली डार्क टोन वाली कुर्सियाँ, सोफे लाउंज में, जिस पे आप लोग के लेट भी सकते हैं। मतलब बहुत ही टिपिकल कैरेक्टर होता था। CISF पूरी तरह से एक तरह से कंट्रोल कर रहा होता था। अभी भी CISF ही कर रहा होता है, लेकिन वो केवल सिक्योरिटी कंट्रोल कर रहे होते हैं। बाकी जगहों पे CISF आपको उस तरह से एक्टिवली चलती फिरती नहीं दिखती है। कारपेट का चक्कर नहीं था, फर्श वाले होते थे। बचपन में ये भी याद है कि 50 रुपये का टिकट लगता था। आखिरी शीशे तक आप जा करके जिस फ्लाइट में आपके घर के लोग जा रहे हैं उनको देख सकते थे, फ्लाइट को टेक ऑफ करते हुए। पहले लोगों को अंदर जाने की इजाजत होती थी। तो प्लेटफॉर्म टिकट जैसा था। हाँ, तो प्लेटफॉर्म टिकट था वो एक था कि क्योंकि लोग बहुत कम फ्लाइट्स में जाने वाले जब हुआ करते थे, तो ये था कि नहीं कैसे इनकरेज किया जाए और लोगों को ये मौका मिले। तो 50 रुपये प्रति व्यक्ति का टिकट लगता था, और कांच है, कांच के बाद फिर वो शुरू जाता है जहाँ से वो बस टैक्सी और रनवे वगैरह जी, तो वहाँ से आप देखते थे। और
लोग जो है हाथ हिला रहे होते थे। इसको प्रमोट करने के लिए फिल्मों में ऐसे बहुत सारे दृश्य डाले गए जहाँ पे कोई कांच के पास खड़ा होकर हाथ हिला रहा है और फ्लाइट जो है टेक ऑफ कर रही है। तो वो भी उस तरह से भी हमने देखा लोगों को जाते हुए बाकायदा। बाद में फिर ये गो, स्पाइस जेट, तमाम सारे आते गए। विस्तारा हाल फिलहाल में जब जो नई पिछले 4-5 साल की है उसमें मेरे ख्याल से विस्तारा है, और फिलहाल मुझे विस्तारा सबसे प्रिय है। एयर इंडिया हमारा ऑल टाइम फेवरेट रहा है। पर पहली बार जब उड़ रहे थे आपको याद है कि नहीं, उस समय थोड़ी एंग्जाइटी थी कि यार कोई एंग्जाइटी नहीं थी क्योंकि फ्लाइट जयपुर की थी, अभी भी अच्छे से याद है। टर्बुलेंस हुआ और उसमें सुबह की फ्लाइट थी मेरे ख्याल से 6:30-7 बजे की। तो ये हुआ कि यार जगेंगे कैसे, 3 बजे जग के निकलना पड़ेगा। और तब मुनीरका में रहते थे, IMC एम्प्लॉई ख़त्म हुई थी बस। और उस वक्त ये प्रोविज़न था कि बिना नाम के टिकट खरीदे जाते थे। अच्छा। हाँ, तो आप टिकट की बुकलेट खरीद लीजिए डेट के साथ में, और उसमें नाम नहीं होगा तो आप अपना नाम लिख करके उसमें, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर ताऊ ने खरीदा है टिकट तो ताऊ ही उससे ट्रेवल कर सकते हैं, मैं भी ट्रेवल कर सकता हूँ, उस पर बस मुझे अपना नाम लिखना होगा। ये अच्छी सुविधा थी। हाँ, तो ये बहुत बढ़िया सुविधा थी। तो ये, और मतलब कितने सारे लोग टिकट विंडो होती थी एयरपोर्ट पे बाहर, जहाँ से आप एयरपोर्ट में सिक्योरिटी, मतलब ये जैसे एंटर करते हैं जहाँ पे सबसे पहली जांच होती है आजकल, वहाँ पे उस जगह पे पहले बाहर काउंटर हुआ करते थे और वहाँ पे लोग लाइन लगा के हमने लोगों को टिकट लेते हुए देखा है, मुंबई में, दिल्ली में, जयपुर। वो अभी है लेकिन उसको कोई उसको इस्तेमाल नहीं करता। वो मे आई हेल्प यू बन गया है एक तरह से, है ना, कि हाँ गेट नंबर 1 से ही है, आप 22 नंबर से मत जाइए, आप गेट नंबर 17 पिलर 19 से एंटर कर दीजिए, उस सीधे आप इंडिगो में पहुँचेंगे। तो वो वाला है। तो ये कुछ बहुत कमाल के दृश्य होते थे। और फ्यूल वाले स्टोव्स थे एयरपोर्ट्स पे कहीं कहीं पे, यानी कि आपको तमाम सारे और स्नैक्स वगैरह के साथ में कुछ देसी चीज़ें भी मिल रही होती थी। अब वो पूरी तरह से गायब है, अब वो पूरी तरह से इंडक्शन बेस्ड है। तो आपको कहीं पे भी फ्लेम का काम किसी एयरपोर्ट पे नहीं मिलेगा। जैसे अपनी इस इमारत में भी फ्लेम का काम कहीं नहीं है, वो केवल इंडक्शन बेस्ड मामला है, जो चाय कॉफ़ी ये सारी चीज़ें। तो वो वेस्ट में तो खैर गायब ही है। अलाव पे, मतलब लंदन में किसी भी घर में मुझे नहीं दिखाई दिया कि किसी के यहाँ फ्लेम वाला कोई स्टोव हो या कोई भी चीज़ ऐसी हो। सबके पास वही वो हॉट प्लेट क्या बोलते हैं उसको, चाहे पे चाय वाय खाना वाना बनावत लोग, तो उस तरह का है इंडक्शन वाला जो मामला है। इंडक्शन। तो एयरपोर्ट्स बहुत रोचक थे पहले, अब एयरपोर्ट्स बहुत विशाल हैं, बहुत रंगीन हैं, बहुत सारे, मतलब लगता है कि आप मॉल में आ गए हैं। आप एयरपोर्ट में सिक्योरिटी चेक के बाद में जिस हिस्से में होते हैं अब, वो मॉल लगता है, वो एयरपोर्ट नहीं लगता है। पर ठीक है, उसमें भी क्या बुराई है, उसमें कोई बुराई नहीं है। उसमें अच्छी बात यह है कि आपके पास वक्त काटने के लिए, कि कई बार केवल, क्योंकि अब तो ऐसा नहीं है ना कि लोग केवल घूमने के मकसद से या किसी आवश्यकता में जा रहे हैं, अब तो लोग बहुत डेली बेसिस पे ट्रेवल कर रहे हैं। तो आपके पास अगर गर्म कपड़े नहीं हैं और आप मुंबई से दिल्ली या चेन्नई से दिल्ली आ रहे हैं, तो कोई आफत नहीं है। अगर आपको फ्लाइट छूट रही थी, देरी हो रही थी, अर्जेंसी थी, आपको एक बैग एक्स्ट्रा लेना है, तो पहले क्या होता था, लोग हवाई यात्रा करने से पहले, दिल्ली आने से पहले लोग शॉपिंग करने आते थे कि आप ठंडक बहुत होगी तो वहाँ पे ये खरीद लें, वो खरीद लें। अभी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं यहाँ से अभी स्टूडियो से बात खत्म करके, अगर हम ताऊ कहें कि नहीं चलो चलते हैं फ्रांस हम चाहते हैं किसी ने ताऊ कह दे तो यहाँ से मान लीजिए हम लोग चल पड़े, तो कोई बैग की जरूरत नहीं चाहिए, मैं केवल पासपोर्ट हूँ ना, आप आराम से फ्रांस जाके घूम के आ सकते हैं। क्योंकि एयरपोर्ट पे आपको वहाँ पे तमाम कंपनीज के और सेल के साथ में जो शहरों वाले दाम हैं उसी दाम पे आपको जूते, स्कार्फ, लॉन्ग कोट, जैकेट, ड्यूटी फ्री भी रहता है। ड्यूटी फ्री भी, मतलब लिटिल ऑलिव ऑयल सब कुछ वहाँ पे मिलता है। अच्छा ऑलिव ऑयल, वर्जिन ऑलिव ऑयल एकदम। ताऊ, आपकी पहली यात्रा में थोड़ा घबराए थे कि उड़ना है, तो कान बंद हो गया था, लेकिन ताऊ वो तो नहीं, मैं उस जमाने में नहीं गया जब स्मोकिंग अलाउड था एयरक्राफ्ट के अंदर। मैं उस समय में गया जब बैगेज की पहचान करवाई जाती थी। अच्छा। कि आपने बैग जमा कर दिया, फिर एयरक्राफ्ट के नीचे वो सारे बैग लाइन में लगाए जाते थे और फिर पूछा जाता था कि ये बैग किसका है, तो किसी को आके बोलना पड़ता था कि ये मेरा है। तो मैंने वो जमाने में यात्रा
की है, फिर वो कितना बढ़िया हो गया कि आप बैग दे दें हाँ और आपका बैग पहुंच जाता है ना। बेल्ट कुछ से उठा, कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है हाँ कि किसी का बैग कहीं और चला गया, पर जनरली आपको बैग मिल ही जाता है अब। तो बैगेज आइडेंटिफिकेशन जैसे शताब्दी में होता है ना अभी, चंडीगढ़ वंडीगढ़ जाओ तो पूछते हैं कि ये बैग किसका है, फिर उस पर स्टिकर लगता है ओके, तो वैसे लगता था। हाँ, वो सिक्योरिटी वाला आके लगा के जाता है। तो पहले सिक्योरिटी ऐसे होती थी, है ना। और एयरपोर्ट बहुत ही आपको, वो एयरपोर्ट अभी भी है बाय द वे, उसको टर्मिनल 2 के नाम से अभी रिवाइव किया गया है, T2 बोलते हैं उसको, है ना। नाम लगता है किसी T2 नाम ही है हर तो सरदार वो में, जो हर दूसरा T2 था बच्चा। वो बहुत ही छोटा सा था, और आप ना वो लगता नहीं था, वो बस स्टैंड से भी ज्यादा मतलब अंडरवेलमिंग था। पर ये सरदार था, का कोई भी बेटा टिट्टू हमारे लिए टिट्टू ही है। और तभी कोई प्राइवेट एयरलाइन नहीं थे, तो इंडियन एयरलाइंस करके एयरलाइन थी, एयर इंडिया की डोमेस्टिक सब्सिडियरी। हाँ, तो मुझे पहली बार कोई डर नहीं लगा था, मैं तो एक्साइटेड था कि, और अंदर जाने के बाद इतने सारे लोग होते हैं ना, तो आपको खुद ही डर नहीं लगता। हाँ, और ये भी लगता है कि यार हम अच्छे भले जवान हैं, देखो एक से एक बुढ़े डोकरे सब जा रहे हैं इसमें, गांव के कोई कनपटी में तेल चपक रहा है। पहली यात्रा में मुझे ये ध्यान है कि 6:30-7 बजे की जयपुर की फ्लाइट थी, और सब मित्रों ने कहा कि यार 12-1 बज ही रहा है, क्या तुम सोओगे तो भूल जाओगे ये वो। तो हम लोग JNU में बैठ करके गंगा ढाबे पे रसरंजन करते रहे, और उसके बाद फिर एक ऑटो में हमारे बनारस से आए हुए, दिल्ली आए हुए मित्र, जो हमारे बनारस में भी साथी थे और यहाँ पे भी, तो एक ऑटो में हम 5 लोग, जाड़े की रात, भयंकर कोहरा, और सुबह 5 बजे के करीब JNU गेट से, नॉर्थ गेट से एक ऑटो करके, उसमें मतलब सोचो कैसे तो उसमें बैठे होंगे हम लोग, और ये सब हमको छोड़ने आए थे एयरपोर्ट कि हाँ बाबा जात हो ना, हमारे में से पहला आदमी जब हवाई जहाज बैठा था तो सब छोड़ के। हालांकि मेरी दूसरी यात्रा बहुत स्केरी थी, क्योंकि कुछ इंडियन एयरलाइंस ही था, बहुत बदनाम था इंडियन एयरलाइंस, तो कुछ लूज हो गया था, तो आवाज़ बहुत आ रहा था। हाँ, गा। ठीक है, और सभी लोग चिंतित हो गए थे, और मैं ज़्यादा चिंतित हो गया था, क्योंकि मेरे लिए तो पहली बार था वो उस तरह का कुछ हो जाना कि हवा में है और कुछ खड़खड़ा रहा है, बोल रहे हैं कि जाएगा कहीं जोधपुर में उतर के उसको फिक्स किया जाएगा टाइप। तो आपको लगता है यार ये क्या गड़बड़ होगी, मतलब ट्रेन तो नहीं है ना कि पलट जाएगी तो अपना वो किसी तरह से खिड़की से निकल लेंगे। जो पायलट की वॉइस होती है ना, पायलट ट्रेन किए जाते हैं अपनी वॉइस को काम रखने के लिए, और आप देखें जब टेक ऑफ भी करते हैं या लैंड करने वाले, तो उससे ठीक पहले जो वो गैर ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि बाहर टेम्परेचर कितना है और विंड कितनी तेज चल रही, उसमें उन्हें वो बहुत रिलैक्स है कि बस वो अंग्रेजी किसी को समझ में नहीं। 750 किलोमीटर की दूरी हम अगले 25 मिनट पे तय करेंगे। वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन का फॉन्ट होता है। हाँ, वो उनकी उसको समझ नहीं आता, वो बड़ा ऐसे लग रहा है कि सो के बोल रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं, बिजी हैं उसमें, बीच बीच में कुछ शब्द छोड़ देते हैं, मतलब डिसइंटरेस्टेड अपने काम में इतना। लेकिन उसमें अभी जो आप बता रहे हैं, कभी पायलट की वॉइस में सिर्फ इमेजिन करता हूँ, मैंने कभी वो देखा नहीं है, पायलट की वॉइस में अगर पैनिक कभी दिख जाए ना, तो पीछे जो 150 लोग बैठे हैं उनकी हालत जो है आप फ्लावर हो जाएगी। लेकिन मैं ना मॉर्निंग फ्लाइट से बहुत परेशान हूँ, अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट से सबसे बुरी होती है। उसमें नहीं, समस्या क्या है बाबा, जैसे आप 4 बजे उठे, आप 6 उनको बजे, रेड आई फ्लाइट्स इसीलिए तो बोला जाता है हाँ कि आंखें सबकी लाल होती हैं। 6 बजे आप पहुंचे, फिर आपने चेक इन किया, नींद में आप बैठे, उसके बाद क्या होता है कि किसी का भी पेट साफ नहीं हुआ होता, सब आदमी हाँ, और सब रात में खाया 12 बजे है और वहाँ पे कैप्सूल में बंद है, और उसमें और चाबी खो जाए नहीं, शुरू में जानते हैं बाबा, शुरू में थोड़ी हिचक होती है, तो आदमी बहुत धीमे से सकुचाते हुए वायु का निष्पादन करता है। एक समय के बाद वो हिचक खो जाती है कि यहाँ तो हमाम में सब हगासे हैं और टांग उठा के मैंने देखा है अंकल लोग टांग उठा के, मतलब वो अद्भुत है वो, मतलब वो मेरे लिए मतलब सबसे जहर एक्सपीरियंस मॉर्निंग फ्लाइट्स का वही रहा है। उसमें आप एयर होस्टेस को नहीं बोल सकते हैं कि आप कुछ करें इस बारे में, मतलब ये इसमें क्या ही कर सकते हैं। नसीब में सुबह गुलशन एक अद्भुत है वो। नहीं ये इसीलिए ना, मतलब जैसे ट्रेन में क्या है, किसी की आखिरी हिचकी किसी की दिल लगी होगी हिचकी की आवाज डिफरेंट हो। ट्रेन में क्या है, आप खिड़की खोल सकते हो, या ट्रेन में बहुत चीज़ें गमकती हैं, तो आप अक्सर देखेंगे कि कोई एक लड़का अचानक
ट्रेन के दरवाजे पर दोनों उसके हैंडल पकड़ करके खड़ा है और बाहर देख रहा है दरवाजे पे। आपको लग रहा होगा कि ये किसी ख्यालों में खोया है, कोई कवि है, कुछ फिलोसफिकल एग्जिस्टेंशियल बात सोच रहा है, पर दरअसल वो अचार का डब्बा खुलने के बाद उठी गमक से बचने के लिए वहाँ खड़ा है। ये सुविधा ट्रेन में है, फ्लाइट में नहीं है। तो ट्रेन सबसे सुविधाजनक है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि फ्लाइट कभी भी ट्रेन को रिप्लेस नहीं कर सकती। पहिया पंचर हो जाए, खराब हो जाए, तो पंचर नहीं होता है ट्रेन में, है ना। खराब भी हो जाए, सिग्नल, चेन पुलिंग, पटरी पर रहेगी, जमीन पर रहेगी। ट्रेन 6 घंटे ना चले, जमीन पे तो है। विमान कहते हम 6 घंटा नहीं चलेंगे हवा में जाने के बाद। ऐसा हुआ है कई बार कि उनको लैंड करने के लिए प्रॉपर वो नहीं मिला, तो फ्यूल था पर्याप्त प्लेन के पास, तो वो उसी एयरपोर्ट के पास जहाँ उन्हें लैंड करना था वो चक्कर लगाते रहे घंटों। और आप सोचिए कि उसमें कितनी मतलब बेचैनी की बात है कि आपको जाना है और आप 3 घंटे से एक ही जगह पे गोल गोल घूम रहे हैं क्योंकि लैंड करने के लिए ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है। विचित्र। एक वो स्टीवन स्पीलबर्ग की फिल्म है द टर्मिनल, टॉम हैंक्स की, देखिए आपने? एक आदमी जो जिसके ऊपर वो टर्मिनल बनी थी वो भी मर गया। अच्छा, पिछले हफ्ते उसकी मौत हो गई, जिसके पेरिस एयरपोर्ट पे। हाँ, पेरिस एयरपोर्ट पे, चार्ल्स द गॉल पे। अच्छी फिल्म है वो, बढ़िया। उसमें हाँ, पूरा एयरपोर्ट कहीं का दिखता था, है। अफ्रीका का कहीं का, ईरान का आदमी था। हाँ, बाकी उनका इंतकाल हो गया। जो कैरेक्टर्स आपको फ्लाइट्स में मिलते हैं, मैंने ये अभी जो नया प्रयोग दिल्ली में है और ये बाकी अब सारे एयरपोर्ट्स में धीरे धीरे आ रहा है, अनाउंसमेंट फ्री, साउंड फ्री एयरपोर्ट्स, वो वाला कॉन्सेप्ट। तो उसमें यह है कि अब वो अननेसेसरी अनाउंसमेंट कोई नहीं होगा, कोई लाउड स्पीकर नहीं होगा, कहीं पे म्यूजिक नहीं बज रहा होगा, इट विल बी अ कम्प्लीटली क्वाइट एयरपोर्ट, उस तरह से। तो वो भी एक अच्छा इन लोगों का प्रयोग है। बहुत उल्टा प्रयोग है वो। ऐसे मैं कहते हैं ये क्वाइट एयरपोर्ट है, यहाँ अनाउंसमेंट नहीं होगी, किसी की फ्लाइट छूट के बैठा हुआ वो पिज्ज़ा खा रहा है। हाँ, ये बहुत ही गलत है। अरे पिज्ज़ा खा काहे रहे हैं? किसको तकलीफ है? लोगों को तकलीफ ये थी कि मैं जा रहा हूँ चेन्नई, मुझे बेंगलोर की अनाउंसमेंट क्यों सुननी पड़ रही है? अरे तो देखो, ताऊ सुबह बहुत घिचपिच हो रहा था। हाँ, वो तुरंत उठ जाते थे लोग, कह रहे मेरी आ गई क्या? वो तो पर लेकिन वो तो लिखा रहता है सब, कहाँ कौन सा डिस्प्ले इतना ज्यादा कर दिया है ना उन्होंने, इतनी ज्यादा जगहों पे कर दिया है मोस्टली। मैं अभी भी प्रेफर करता हूँ कि कोई मुझे बताए। नहीं, हर बार हम लोग को साथ ले चलिए, हम लोग बताएंगे एकदम। मुंबई एयरपोर्ट क्वाइट हो गया, दिल्ली एयरपोर्ट अभी भी बज रहा है, पर ये भी क्वाइट हो जाएगा एक दिन। कुछ कुछ एयरपोर्ट देश में ऐसे बने जहाँ से 2 फ्लाइट उड़ते हैं, बड़ा सा एयरपोर्ट है, कबूतर अंदर उड़ते रहते हैं। भोपाल टाइप एयरपोर्ट ना, हाँ, बड़ा सा एयरपोर्ट बना दिया है, 2 फ्लाइट हैं। दिल्ली में बाय द वे हिंडन में एक एयरपोर्ट है गाजियाबाद में, जहाँ से 2-3 फ्लाइट भी जाती हैं। जल्दी में शुरू हुआ तो शायद, नहीं काफी दिनों से बहुत पुराना हिंडन चालू है, जो है बहुत पुराना है। एयरबेस पे जो है एक निजी, मतलब ये पैसेंजर के लिए, जो सिविलियंस हैं उनके लिए भी आने जाने की सुविधा है। वहाँ से 2-4 फ्लाइट्स भी उड़ती हैं, एक आंध्र प्रदेश जाती है, कहीं लुधियाने जाती है, जो भी। उसका उपयोग क्यों नहीं करते अभी के टाइम में, जब इतनी मुसीबत है, इतने सारे लोग हैं और सबको फ्लाइट से ही जाना है? सड़क पे इतना टोल लेते हैं गडकरी जी ना, कि आदमी को लगता है यार। नहीं, अभी भी सफदरजंग भी वैसे ऐसा नहीं है कि वहाँ पे फ्लाइट्स टेक ऑफ नहीं कर सकती हैं, वहाँ से करती ही थी एक ज़माने में। सफदरजंग से नहीं कर सकती हैं, लेकिन अब नहीं, जो जिस साइज़ की फ्लाइट्स पहले चलती थी उस साइज़ की फ्लाइट्स अभी भी कर सकती हैं। वो रनवे उतना बड़ा नहीं है, लेकिन है रनवे, उन्होंने ख़त्म नहीं किया है। नहीं, फ्लाईओवर इत्यादि इत्यादि हो गए ना वहाँ पे। उन्होंने उसके बावजूद वहाँ से मतलब टेक ऑफ की गुंजाइश है, 20 लोग 50 लोग तक के छोटे उनको विमानों को ले जाने के लिए। लेकिन हिंडन और सफदरजंग को इन्होंने रखा ही इसलिए है कि ये आपात स्थितियों में इस्तेमाल होने वाले। और अब जेवर भी तो बन रहा है, अब तो जेवर एयरपोर्ट। हाँ, जेवर बन रहा है। जेवर में तो 5-6 साल लगेंगे अभी ना। पर सवाल ये है कि दूसरी बात ये भी है, हिंडन ताऊ इसलिए रखा है इन्होंने कि कभी सामरिक या बड़ी आपदा की स्थिति में जब बहुत एसेंशियल सर्विसेज के लिए ऑपरेट करना होगा, तो उसलिए इन्होंने इन दोनों एयरपोर्ट्स को रखा है स्टैंड बाई पे। अभी तो आपदा ही है, जिस तरह के हालात हैं, 3.5-4 घंटे, और आदमी का जयपुर जा रहा है, भाई क्यों? हाँ, जयपुर आप फ्लाइट से ज्यादा टाइम जितनी देर में तुम्हारा सिक्योरिटी चेक होगा तो राजस्थान में होगा, जब तक बोर्ड करेगा तब तक तो जयपुर में होगा। देहरादून, अमृतसर, ये सब जगहों की फ्लाइट अभी लोगों को नहीं लेनी चाहिए, थोड़ा सा ईज भी हो जाएगा। मेरे ख्याल से फ्रांस ने एक नया नियम अपने यहाँ बनाया है, और इसलिए हमको ट्रेन चाहिए, हमको बुलेट ट्रेन इसी दिन के लिए चाहिए। यहाँ से जयपुर बुलेट ट्रेन चलनी चाहिए। फ्रांस ने सर यही नियम बना दिया उन्होंने कि इतने 3 या 4 घंटे का एक फासला रखा, और
उसमें रखा कि फ्लाइट्स देंगे ही नहीं, इतने घंटे की दूरी पे होगी तो आपको लेनी ही ट्रेन पड़ेगी। इतना बड़ा देश वैसे है नहीं। हाँ मतलब वो सिर्फ क्राउड उस मैनेज के लिए, उससे हाँ, ऊपर ये की बेवकूफ़ी है। हमारे यहाँ हाई स्पीड ट्रेन चाहिए, जैसे दिल्ली मेरठ बन रहा है, बन के तैयार भी हो गया लगभग थोड़े दिनों में, मतलब 1-2 साल में चालू हो जाएगा, 1 साल में। तो दिल्ली मेरठ 40-45 मिनट की होगी। अगर आप हाई स्पीड ट्रेन चलाएंगे जयपुर 2 घंटे की मैक्सिमम, जो कि आपको नॉर्मल दिनों में, ये तो अभी तो कंजेस्शन है, नॉर्मल दिनों में भी आपको एयरपोर्ट आधा घंटा 1 घंटा पहले तो पहुंचना ही पड़ता है। कभी भी किसी भी सूरत में 1 घंटे पहले तो पहुंचना ही पड़ता है। मेरी स्मृति में तो दिल्ली एयरपोर्ट हमेशा 90 मिनट, 1 मिनट, 1 घंटा ऐसा ही रहा है। आप 1 घंटे लगा करके पहले पहुंचिए, फिर फ्लाइट में बैठिए, फ्लाइट उड़ती भी नहीं अच्छे से कि जयपुर आ जाता है। कोई लॉजिक होना चाहिए ना। चंडीगढ़ का भी वही हाल है, फ्लाइट यूं ऊपर गई कि पता चला कि उतर रही है। हाँ, कॉफी सर्व होते होते तो एयरपोर्ट लैंडिंग है। कुछ ही समय में हम जयपुर एयरपोर्ट पे उतरेंगे, यहाँ का तापमान इतना है। और निडर हो गए लोग भारत के, बहुत दिनों से कुछ हुआ नहीं ना। अभी एक कांड हो जाए तो फिर देखना कैसे। हाँ, उसका फिर एयरपोर्ट खाली रहेंगे, उसका फिर देवी का लंगर लगा करके टिकट देना पड़ता है। दूसरा सिक्योरिटी चेक इत्यादि की ये जो लाइनें लगती है ना, हर आदमी का चेहरा देखना, उसका उससे तस्वीर से मिलान करना, है ना, सबके बेल्ट खुलवाना। पता नहीं बेल्ट में मैं क्या ले जाऊंगा, जूते खोल लो। सबसे ज्यादा तकलीफ दे वही होता है, वो सिक्योरिटी। जूते खोल लो, लैपटॉप निकाल लीजिए। हाँ, लैपटॉप को बाहर रखिए। हाँ, उससे क्या होता है, आप फिर तो लैपटॉप उसी में रखवाते हैं। मैं भी केरल से काली मिर्च लेकर के आ रहा था, मसाले वहाँ के मशहूर हैं, और वो पिसी हुई काली मिर्च नहीं थी, वैसे ही साबुत थी। तो उन्होंने कहा कि आप इसको नहीं हैंड बैगेज में ले जा सकते। मैंने कहा मैं कैसे कूट कर किसी की आंख में डालूंगा इसको। बोले नहीं, अलाउड नहीं। तो फिर वो मुझे चेक इन बैगेज में डालना। हाँ, उनका मकसद वैसे वही था। और ये केरल एयरपोर्ट पे बहुत होता है। हाँ, और कलकत्ता एयरपोर्ट पे बहुत होता है। कलकत्ता से मिठाई लाना और केरल से मसाले लाना, उसमें कुछ ना कुछ चिरान बता करके वो आपका माल खुद दबाने के चक्कर में रहता है। हाँ, हालांकि उसने लेके रख लिया था अपने पास कि ये अलाउड नहीं है, और रख लिया। मैंने कहा आप मुझे दे दीजिए, मैं चेक इन डलवा देता हूँ। एक महिला वायरल हुई थी, उनको बोला कि आप बोतल नहीं ले सकते, वोडका की बोतल थी, उन्होंने खड़े खड़े वहाँ पूरी पी ली। हमारे जैसे, हम तो आपको किस्सा सुना चुके हैं कि हमारे एक परिचित हैं, वो पाकिस्तान जा रहे थे और उनको वहाँ पे रोक लिया कस्टम वालों ने, और कहा कि आप अल्कोहल नहीं ला सकते। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अल्कोहल नहीं ले सकते। पेट में लिए जाते हैं। तो उनका कि अपने पास तो जा सकते हैं, कोई इंडिया से अगर पी के आए तो कि हाँ, अगर पी के आए तो क्या मतलब बोतल नहीं ले आ सकते आप। ठीक है, बोतल देते हैं। लगाया उन्होंने, पूरी बोतल अपने हलक से नीचे उतारी, उसका कांच उनके सामने बहुत इज्जत से। लेकिन मैंने ड्यूटी फ्री वालों से बोतलें खुलवा के शराब पलटवाते हुए लोगों को देखा है एयरपोर्ट पे। मतलब उनका तो ये कहना, कस्टमर तो ये कहते हैं बोतल छोड़ दो यहाँ पे, वो बरामदगी में दिखाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि नहीं छोड़ेंगे नहीं, गिराइए। ना, you will not get it. If I don't drink it, no one drinks it. वैसे सही है। एक बात, उनको ना लाइटर डिस्ट्रीब्यूशन का एक सेंटर रखना चाहिए। आप जो है दिन भर में 50-60 हजार लाइटर जमा कर लेते हो। हाँ, कहीं बांट दो गरीबों में। नहीं, जो यात्री जा रहे होते हैं, जो निकल रहे होते हैं एग्जिट पे, वहां पे रख दो भाई, अपना अपना कोई ले जाए। आदमी निकलते ही पहले माचिस ढूंढता है, उसी टैक्सी में बैठता है जिसका ड्राइवर कहता हाँ है मेरे पास। चलो आगे। सबसे आप लाइटर रखवा लेते हो। लाइटर से क्या करेगा वो? बाय द वे, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कितने मतलब रिसोर्सफुल होते हैं। मैं हर बार देखता हूँ एयरपोर्ट पे कुछ लोगों के पास लाइटर होता है। कैसे ले जाते हैं? आप चले हर जगह एक स्मोकिंग रूम बना होता है, जिसमें एक स्विच होती है और उसमें एक फिलामेंट लाल हो जाता है, जो कहीं भी काम नहीं करता है पूरे देश में। लेकिन वहाँ सडनली जब आप उसमें, और कोई आपको नहीं बताता कि ये काम नहीं कर रहा है, तो आप उसमें स्ट्रगल करते रहे 5-6 मिनट, फिर एक आदमी आपको लाइटर दे देगा। भाई साहब, आप कहाँ से लाए? यही CISF की सुरक्षा है। तो वहां पे पर्याप्त मात्रा में सब कुछ होता है। कोई 1-2 लोग लाइटर वाले मिले हैं। हाँ, रहता है उनके पास हर बार। वो पता नहीं कहाँ से लेके आते हैं। वो ऐसा होता होगा, खुल जाता होगा, फिर बाद में असेंबल कर लेते होंगे। कुछ ऐसे लाइटर उन्होंने फिगर आउट किए होंगे एयरपोर्ट से। सुसु करके थोड़ी उसको पेट्रोल भर लेते भैया, फ्यूल उसमें।
लेकिन जो कान में दर्द होता है कुछ लोगों को ज्यादा होता है, अक्सर होता है, आप उनमें से हैं पान जो लोग रुई लेके वुई कान के लिए पान लेके चलिए। अच्छा ऐसा। हाँ, बेसिक क्या है कि आप जब चबाते रहें कुछ। वायुमंडलीय दबाव जब चेंज होता है तो जो पर्दे हैं वो अंदर की तरफ खिल जाएगा या हाँ। बाहर की तरफ आ जाएगा, प्रेशर चेंज होने की वजह से। तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप कुछ जुगाली करते रहिए। आपकी अगर ये जो जॉ की जो बोन है ये कान तक जाती है, यहाँ तक, और ये पूरी कैविटी इसी बोन के ऊपर वाले खांचे में रखी हुई है जो कान का हिस्सा है। तो आपका निचला जॉ जो है वो कान से यहाँ तक जोड़ता है। अच्छा, इंसान को लगता है कि वो पूरा मुंह चला के चबा रहा है, लेकिन दरअसल ऊपर का जबड़ा फिक्स होता है, किसी का चलता नहीं है। जबड़ा आदमी का नीचे का ही चलता है। अभी मैंने चला के देखा। तो नीचे के जबड़े में ही मूवमेंट है, ऊपर का जबड़ा हर जीव का फिक्स होता है। कुत्ता, बिल्ली, सियार, सांप, है ना, तेंदुआ, बकरी, गैया, मनई, सबका। तो मछली का थूथन दोनों चलते हैं। तो उसका बेस्ट यही है कि अगर आपका ये जॉ लाइन में मूवमेंट रहेगा तो ये कैविटी में वो प्रेशर वो बिल्ड नहीं होने देगा। अगर होगा भी तो वो वापस मूवमेंट की वजह से वापस वो सेट हो जाएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी ये रहती है। एयरपोर्ट से उतरने के बाद का हैक यही है जो डॉक्टर्स बताते हैं कि अगर आपके किसी कान से या दोनों कानों से सुनाई देना कम हो जाए, खिंचाव होने की वजह से दर्द हो रहा हो, तो उसका तरीका ये है कि अपने होठों को अच्छे से बंद करके दोनों नासा छिद्रों को बंद करना है और खूब सारी हवा भरनी है मुंह में। क्योंकि आपका जो मुंह है और गला है इसमें नाक और कान दोनों के नालियां आके खुलती हैं। आप जब मुंह में हवा भरेंगे तो वो इन नलियों से होकर के जा करके पर्दा जो अंदर की तरफ आ गया था प्रेशर की वजह से उसको बाहर पंप कर सकता है और वो वापस वहीं पे अपनी पोजीशन पे रीस्टोर हो जाएगा। तो ये एनाटॉमिकल ये वाला मैंने किया है, हिसाब है और ये कारगर रहता है। हालांकि वो पर्दा जो है ना नीचे एक बार बैठ, कई बार क्या होता है वो ठुक ठोंग, है ना, तो लगता है कि ऊपर तो गया लेकिन फिर खटाक से पीछे आ गया। बच्चों को लेकिन बड़ी बच्चों को बहुत कष्ट है। बच्चों को पानी पिलाना चाहिए, उनको चिंगम अगर खिलाने वाली एज कान में रुई वगैरह डाल देते हैं उनके, देखा वो काम करता है कई बार। पहले अब फ्लाइटों में मिलना बंद हो गया है, नहीं तो पहले ईयरबड्स मिलते थे, रबर होती थी और वो 2 कैप्सूल ऐसे होते थे जिनको दोनों तरफ पहले चबाने को भी मिलते थे। हाँ, और वो इमली वाली टॉफी मिला करती थी चबाने के लिए, लोग उसको चबा रहे होते थे। तो इस तरह की चीजें पहले थी। अब क्या हो गया कि अब तो आप सवारी के नाम पे भेड़ ले जा रहे हैं। आप सोचिए कितना बर्बर है कि ट्रेन जैसी जगह हो जहाँ कुछ हवा है, घूम फिर पा रहे हैं, आ जा पा रहे हैं, बस जैसी गुंजाइश हो जहाँ पे चॉइसेस का मामला हो। प्लेन में आदमी कहाँ जाएगा अपनी सीट के अलावा? टहल भी नहीं सकता, उसको टहलना अलाउड नहीं है। आप अगर 15 लोग उठ करके प्लेन के एक हिस्से में जा खड़े हो जाएं तो प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करा दी जाएगी कि ये तो प्लेन लूटने की तैयारी कर रहे थे, हाईजैक करने की। पायलट कह देगा कि बैलेंस अलग बिगड़ गया फ्लाइट में। तो स्कोप ही नहीं, आपको अपनी ही सीट पे रहना है टेक ऑफ के बाद से और लैंडिंग तक। बीच बीच में लुसु संसा जा सकते हैं, तो लुसु संसा जाने वाले जो लोग हैं वही बीच बीच में बहुत कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मतलब हर 10 मिनट में, और वो एक एंजाइटी का डिसऑर्डर है, उसके ऊपर भी बहुत लभेड़ है कि फ्लाइट में जाने के बाद कुछ लोगों को बहुत बार बार पेशाब आ रहा होता है। तो वो एक अलग समस्या है। अब आपने क्या नियम कर दिया? आपने ये नियम कर दिया है कि सारी फ्लाइटों में सबके लिए खाना नहीं है। या तो आपने टिकट लेते समय खाने का उसमें फेयर ऐड कराया है, और या फिर आपको ऑन बोर्ड खरीदना है। तो बगल में कोई आपके चपल चपल चबाने में लगा हुआ है एकदम, और साथ में आप बैठे हुए हैं। आप सोच रहे हैं घर जाकर खाएंगे, लेकिन सलाइवा तो अभी इतना बन गया है मुंह में, है ना, और उसको भी देह में लगना नहीं है जो बगल में बैठ के खा रहा था, है ना, और आपका भी मतलब उद्दीपित होकर के आप वापस बैठ गए एकदम। ले ही लेते हैं यार, 350 का ही तो बेइज्जती हो रही है ना। अब बगल में कहीं मतलब आप मनाई हैं और कोई मनसेधु बैठी है बगल में, तो आप तो और तली में आ जाएंगे। बताइए ये खा रही क्या सोचेंगी? बताओ साले, 300 रुपया टिकट बचा के कहाँ के सेफ बने हुए हैं। क्या व्हाट वी हैव इन वेज? बिल्कुल। पर मैं सब लोगों से आग्रह करूंगा, एयरक्राफ्ट का खाना तो खाएं ही नहीं ना, वो तो वैसा होता है फ्रोजन वोजन करके। अगर मतलब आप यहाँ से लंदन जा रहे हैं, सैन फ्रांसिस्को जा रहे हैं, तो कोई रास्ता नहीं बचता है। हाँ, 8 घंटे की फ्लाइट है, खाना ही पड़ेगा। हाँ,
पर ये 1-2 घंटे वाली फ्लाइट में, 3 घंटे वाली फ्लाइट में मत खाएं। ताऊ हमारे साथ संकट है कि हम ट्रेन में या प्लेन में, बस में, कहीं हम यात्रा के समय हमको भूख इतनी प्रचंड लगती है, खाली नहीं बैठा जाता है, कुछ ना कुछ टूंगने को चाहिए। उसका एक इलाज है कि आप हल्दीराम टाइप चीजें है ना अपने पास रखें और चबाते रहें, और अगर एयरक्राफ्ट में पीनट्स टाइप मिलता है तो ले लें। हम वही लेते हैं। बाकी जो खाना होता है ना, नहीं, खाना तो उनका खाना खाने योग्य है नहीं, क्योंकि एक तो वो पोर्शंस इतने छोटे हैं, और उनका जो माइक्रोवेव होता है ना, भोजन है वो पता नहीं इंडस्ट्रियल स्केल में उसको न्यूक्लियर कुछ चीजों से गर्म करते हैं, इतना ज्यादा गर्म कर देते हैं बिल्कुल ठंडे से। हाँ, एकदम से एक्सट्रीम गर्म कर देंगे उसको। पता नहीं खाने का क्या होता होगा। तो बहुत ही शीघ्र पतित भोजन भी है। इतनी सी धतैया भर दाल है ना, मतलब आधा कलछुल, उसके साथ में मतलब 3.5-4 भी कहते हुए मुझे लाज आ गई, 3.5 टीस्पून राइस, और एक पराठे के नाम पे कलंक रोल किया हुआ सिल्वर फॉइल में, एक खीरा, एक गाजर, आधी हरी मिर्च, और एक गुलाब जामुन, जो बहुत युगों से चाशनी में जाने के लिए तड़पता रहा है, तरसा है ना, और सलाइवा की मौत मरा है आखिर में, है ना। इस तरह का ये इंडियन खाना है। अंग्रेजी खाना आप ले लेंगे तो लेट्यूस, उसके ऊपर बीच में कुछ वो ऑलिव्स, एक दो एलापिनोज, 2-3 झुरहे, मतलब पता नहीं वो चिकन मरा कब था, भुना कब किया गया, सब उसकी शेडिंग कब की गई, और आज वो 4 चंक्स उसके जो है वो उस पर पड़े हुए हैं। उसके साथ में कोई मस्टर्ड सॉस का पाउच, एक केचप का पाउच, और एक प्लास्टिक का कप जो पकाने में बहुत असहज होता है, उसमें आपको कॉफ़ी दी जाती है। तो इतना गिना है। इस मामले में एक ही कंपनी बहुत अच्छी है हिंदुस्तान में, इंडिगो। उनके पास नट्स बहुत सारे हैं, उनके अपने भी नट्स खिले हुए हैं, लेकिन वो नट्स बहुत खिलाते हैं। तो आप उनको बादाम, काजू, इस बार हमने ट्राई किया उनका गुड़ में लपेटा वाला, तिल और गुड़ में लपेटा हुआ चना भी, और मखाना भी। अच्छा, तो इस बार हमने वो ट्राई किया था। वो वही बेस्ट ऑप्शन वही। और वो मिलता है टिन के डिब्बे में, जो डिब्बा आप ले जाते हैं, उसके ऊपर उनका आर्ट वर्क बहुत अच्छा है। तो इंडिगो ने अपने प्रचार में, जैसे किंगफिशर ने अपने प्रचार में लाल वाला पाउच देना सबको शुरू किया था। वो तो डिब्बे में नटकेस लिखा रहता था। हाँ, अब पता नहीं क्या है। प्लेन उड़ने से पहले भी सारे नट चेक किए जाते हैं। आप एयरपोर्ट पे भी खाना ना खाएं तो अच्छा होगा। हाँ, अभी जयपुर में खाया हमने। जात निकलने के पहले सोचते हैं ना कि अब यार अभी फ्लाइट बस बैठना ही है, खाया खाना हमने। कुछ निपटा लेते हैं, प्लीज ना निपटाएं। ताऊ जयपुर में लाउंज में अभी खाना खाया, और ऐसा लगा कि हमारे कॉलेज के दिनों का मेस में खाना कितना अच्छा था। मतलब गरम पनीर, शाही पनीर की सब्जी में ठंडा पनीर आप खा के दिखाइए। ये खूबी जो है ना, ग्रेवी गरम है, पनीर ठंडा है। मैं इसलिए अगर एयरपोर्ट पे खाना भी होता है तो मैं मैकडोनल्ड्स अगर है तो हाँ, उसमें वो चला सही है, जाता हूं। क्योंकि वो हैजा है वो। क्योंकि मुझे कचरा खाना तो मैं जानता हूँ ना इसको, किस क्वालिटी का है मैकडोनल्ड। नहीं, वो चल रहा है, जैसे हम कहते हैं ढाबे खाना खाइए, रनिंग जो हो वहां से खाइए। बाय द वे मैकडोनल्ड्स भी एक, वहाँ पे सारे जो बड़े फ्रेंचाइजी ये हैं फूड चेन्स, ये भी इस तरह की चालाकियाँ करते हैं। जो सबसे सस्ता बर्गर होता है ना, जैसे मैक आलू टिक्की बर्गर, ये आपको यहाँ मिल जाएगा। आपको एयरपोर्ट के किसी भी मैकडी में मैक आलू टिक्की नहीं मिलेगा, क्योंकि वो उनकी औकात से बहुत सस्ता है। तो उनको लगता है एयरपोर्ट पर यार 50 रुपए का बर्गर नहीं भाई साहब, इंटरनेशनल वाले में तो दाम भी अलग होते हैं इंटरनेशनल के। दिल्ली में ही हो भाई साहब, एक बस इधर से उधर का जोन का उसी एयरपोर्ट पे बर्गर 350 रुपए का, वो डॉलर में लेने लगते हैं। हाँ, नहीं, उसमें एक चीज़ है, दो दृश्य हैं बड़े जो मुझे अपील करते हैं, अच्छे लगे। जब जिसमें पहली बार चढ़ा था तो हम सुनते थे ना कि धरती गोल है। जब आप रहते हैं धरती पर तो धरती चपटी ही दिखती है, लेकिन जब आप पहली बार चढ़ते हैं और विमान जब मुड़ता है, एक कर्व लेता है, तो धरती का भी एक कर्व आपको नज़र में आता है, और आपको लगता है कि यार धरती वाकई गोल है। तो वो जो ऊपर का विहंगम दृश्य है वो बहुत अपील किया मुझे पहली उड़ान में। और दूसरा, पहली बार जब एक फ़्लाइट में बारिश हुई, उड़ती फ्लाइट में, वाह, और उसमें विंडो पर बूंदें आती हैं उसकी, तो वो भी मुझे बड़ा सुंदर लगा। तो वो दो हाँ, दृश्य लेकिन बारिश जो है ना वो हमेशा मुझे परेशान करती। फ्लाइट में मैं केवल एक चीज़ से कभी कभी परेशान हुआ हूँ, और वो यही है कि
ये बारिश वगैरह होने से पहले जो टर्बुलेंस होता है बादलों की वजह से, एक तो नॉर्मल टर्बुलेंस है, वो प्रायः जब भी आप बादलों को क्रॉस करते हैं तो थोड़ा सा शिवर होता है, उसमें कुछ नहीं होता, वो आराम से निकल जाता है। लेकिन ये जो अगर आप मतलब बिजली कौंध रही है और आप रात की फ्लाइट में हैं और ठीक ठाक बादल हैं, तो फिर वो उस वक्त पे थोड़ा सा नहीं, उस वक्त हो रहा होता है एकदम, मतलब बाकायदा वो अनाउंस कर देता है, सारे बटन लाल कर दिए जाते हैं, जो एयर होस्टेस हैं वो अपनी अपनी सीट पकड़ के बेल्ट बांध के बैठ जाती हैं, आप घंटी बजाते रहिए सुनेंगे नहीं, तो वो जो है वो इरिटेटिंग होता है। टर्बुलेंस में थोड़ा आदमी को ना यूज टू होना पड़ता है, जब बहुत बुरे टर्बुलेंस नहीं, बिजली कभी आप देखे हो ऊपर से चमकती हुई, वो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि बिजली को नहीं पता ना कि आप फ्लाइट में आपको पता है कि आप फ्लाइट में नो जनरली क्या होता है कि बरसात के दिनों में ना आप बादल के ऊपर ही उड़ते हैं, पर कुछ जो बादल होते हैं वो जो खड़े वाले होते हैं ना, उजले और खड़े बादल, नहीं, जब आप जिनको बचा के वो बाय द वे पायलट जब देख लेते हैं कि ये रास्ते में आ रहा है तो उसको साइड में निकल जाते हैं, कि फालतू का पैसेंजर को परेशान क्यों करना, थोड़ा ऊपर नीचे होगा। पर कुछ टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा डरावने हो सकते हैं, चूंकि उसमें विमान सडनली ऊंचाई खो देता है और काफ़ी नीचे आ जाता है फिर। हाँ, और वो एक वेट लॉस महसूस होता है उसमें। पायलट स्ट्रगल करते हैं उसको फिर बैलेंस करने के लिए। तो हमने 1-2 फ्लाइटें ऐसी देखी है जिसमें कि वो एकदम लगता है कि आप में वेट है नहीं, जो बड़े वाले झूले से उतरते हुए वाली जो फील है ना, उस तरह की फील। दिल उतरा है बस, हाँ, नहीं उतरा। मैंने तो 3 ताल में मैं सुना चुका हूँ कि कैसे एक बार बहुत मतलब लग रहा था कि दुर्घटना होने ही वाली है, हो ही जाएगी, पर आंखें खोले रखी आपने। हाँ, मेरे बगल वाले हनुमान चालीसा तो ज्यादातर लोग तो शुरू हो गए थे अपना पढ़ने में। हाँ, तो एक वो भी है ना कि एक बड़ा वो फ्रेज चलता है कि इज देयर अ डॉक्टर ऑन दिस प्लेन, इस प्लेन में कोई डॉक्टर है क्या? तो वर्धा विश्वविद्यालय वाले भी खड़े हो जाते हैं तो उसमें मैं डॉक्टर अवधेश नारायण त्रिपाठी, भागलपुर से हूँ, पीएचडी है मेरी, बताइए। मेरा एक दोस्त है, वो उसको ना उसके घर वाले डॉक्टर बनना चाहते थे, बायोलॉजी दिलाया उसको 12वीं में, उसने किया भी 12वीं से, लेकिन उसके बाद छोड़ के इधर प्रोजेक्ट हेड बन गया। तो ऐसे ही वो कहीं बोला कि इज देयर अ डॉक्टर ऑन दिस प्लेन, तो उसके पिताजी के साथ वो ट्रैवल कर रहा था उसी प्लेन में, पिताजी ने कोनी मारी कि यहाँ तुम हो सकते थे। बोला आप छोड़िए ना, वो प्रोजेक्ट हेड थोड़ी बुला रही है, वो डॉक्टर बुला रही है, अब छोड़े अब इसमें क्या। बोले एक बार लेट अस गेट बैक टू यू बोल के देख लो, यही प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, तो लेट्स हैव अ फॉलो अप मीटिंग। हमारे एक मित्र थे, वो उनका नाम के अगर डॉक्टर नहीं लगाओ तो रिस्पॉन्ड नहीं करते थे। बाप रे, जबकि वो डॉक्टर नहीं थे। मतलब वीपी सिंह में ये खूबी थी, पीएचडी वाला, उन्होंने बाय द वे पीएचडी वाला भी उनको अलाउड मिला नहीं था, उन्होंने अपनी थीसिस सबमिट कर दी थी और डॉक्टर लिखना शुरू कर दिया था। और जब उनका नाम लो तो अपना सिर भी नहीं घुमाते थे, जैसे डॉक्टर लगा घुमा लेते थे। कुमार विश्वास पूरा मान जाते हैं। हाँ, डॉक्टर साहब ने बोला नहीं, ऐसे लोग सवाल पूछते थे वीपी सिंह जी, तो वो कई बार पिनक जाते थे वीपी सिंह, तो अपने को पता था कि क्या कहना है। तो हम बीबीसी में भी जब ट्रांसमिशन रिकॉर्ड करने के लिए कभी कभी उनको फ़ोन लाइन पे लिया, इंटरव्यू कर रहे हैं उनसे रेडियो के लिए, तो हम सवाल शुरू करते थे। तो राजा साहब आप ये बताइए कि क्या फिर आपकी तैयारी है? ये कहने के बाद फिर आपसे 3 सवाल की बात हुई थी, आप 13 पूछिए। शाम को चाय पियेंगे नहीं, और ट्रांसमिशन से पहले क्या करते हैं, वो राजा साहब हमको चॉप कर देना है ना, कि हमारे साथी पालनी आनंद ने उनसे बात की, अब उसके बाद सवाल से जवाब से शुरू हुआ है, सवाल ही गायब है। लेकिन वो जो उन्होंने सुना ना राजा साहब का संबोधन, उनको कहा हाँ समवन नोज मी। माधव राव जी का भी, हाँ, श्रीमंत। चले फिर सबका है, पर डॉक्टर आपको तभी लिखना चाहिए जब सही में डॉक्टर हो। मतलब आपको कोई संबोधन एकेडमिक सर्किल्स में यहाँ वहाँ डॉक्टर करे तो ठीक है, पर अपने आप को बोलना। डॉक्टर थे, उनको अगर बोला जाता है कि डॉक्टर केशव राव बलिराम हेडगेवार, तो वो डॉक्टर थे भाई साहब। नहीं, डॉक्टर संबित पात्रा भी हैं, पर आदमी ये कहता है कि मैं, वो ऐसी बातें करते हैं कि वो चाहते नहीं कि लोग कहें कि मैं डॉक्टर राकेश रंजन, फिर पता चला कि हिस्ट्री में उन्होंने पीएचडी की। रीतिकाल पे उनका, ताऊ ने एक बार बहुत पहले ही लिखा था, रीतिकाल पे थीसिस है उनकी। ताऊ ने एक बार बहुत पहले लिखा था, देखिए सही वक्त पे याद आया कि प्रवीण तोगड़िया कैंसर सर्जन है, जहाँ नहीं होता सृजित करते हैं।
एक ब्रेक ले रहे हैं और उसके बाद फिर विचार कर रहे हैं।